हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम रीट 2022 के लिए साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे वो लेवल फर्स्ट के लिए हो लेवल सेकंड के लिए हो। दोनों में क्या है, सारे टॉपिक लगभग क्या है समान दे रखे हैं। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका लेवल के अकॉर्डिंग हो जाता है। लेवल फर्स्ट में थोड़े से आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप ऐसे कह लीजिए कि किशोरावस्था के पहले के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इधर जो हमारे लेवल 2 के अंदर बाल्यावस्था और किशोरावस्था से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन दोनों में ही सेम ही तरीके के आते हैं। देखिए आप, आज हमें पढ़ना है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम क्या होता है, और इसके बारे में हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अधिगम और परिपक्वता में अंतर, अधिगम के सोपान, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हमें क्या है, अधिगम के सिद्धांत देखने हैं, और क्या है हम थॉर्नडाई के कुछ नियम भी इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती तो उसके बाद हम थॉर्नडाई का सिद्धांत भी इसी वीडियो में पढ़ लेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत, जब भी किसी अधिगम जो है मनुष्य किस तरीके से करता है उसको समझाने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत, अपनी अपनी थ्योरी प्रस्तुत की। तो उस थ्योरी को हमने क्या है 2 भागों में बांट दिया है, एक तो व्यवहारवादी और एक संज्ञानवादी। व्यवहारवादी क्या होता है, अधिगम के सिद्धांत दो तरह के होते हैं। एक तो व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाते हैं, दूसरे हमारे पास क्या है संज्ञानवादी सिद्धांत कहलाते हैं। अब देखिए भाई, व्यवहारवादी को कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहते हैं, कनेक्शनिस्ट थ्योरी, ठीक है, कनेक्शनिस्ट थ्योरी या संबंधवादी सिद्धांत, ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो संबंधवादी सिद्धांत या फिर व्यवहारवादी सिद्धांत क्या है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा व्यवहारवाद शब्द क्या है। व्यवहारवाद दरअसल देखिए आप, व्यवहारवाद जो है उसका मीनिंग ये होता है कि जब भी आप किसी भी मनुष्य, पशु, पक्षी जो भी है, उसको यदि आप उसके व्यवहार को मान करके आप यदि अध्ययन कर रहे हो, उसके व्यवहार को चेक कर रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या है उसको हम कहते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत उन सिद्धांतों को हम रख देंगे, जिसमें क्या है हम किसी भी पशु पक्षी का व्यवहार देखेंगे, वो किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, और उसके आधार पर क्या हम निष्कर्ष निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, संज्ञानवादी में क्या होगा, संज्ञान मतलब मस्तिष्क से जुड़ी हुई चीज़ें। तो जब भी बात आएगी हमारे मस्तिष्क के सोचने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, या फिर हमारा मस्तिष्क कैसे चीज़ों को याद रखता है, उन सब की हम जब भी हम बात करेंगे तो वो सिद्धांत किसके अंदर आएंगे, संज्ञानवाद सिद्धांत के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे आपको बात ध्यान रखनी है कि व्यवहारवादी सिद्धांत किन किन ने दिए, वो आपको थोड़ा उनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि पूछा जाता है किसने कौन सा सिद्धांत दिया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब देखिए भाई, सबसे पहला जो है थॉर्नडाइक ने व्यवहारवादी सिद्धांत दिए, स्किनर ने भी व्यवहारवादी सिद्धांत दिया, पावलव, हल तथा गुथरी, ठीक है, ये अलग अलग क्या है मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या है व्यवहारवादी सिद्धांत दिए। उसके बाद हमारे पास आता है संज्ञानवादी सिद्धांत, इसे हम कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी, और संज्ञानात्मक सिद्धांत भी इसे कह देते हैं। तो ये टॉलमैन एक इसमें आ रहा है, संज्ञानवादी सिद्धांत देने वाला टॉलमैन था, लेविन है, गैने है, बंडूरा है। इसमें आप घबराइए मत कि ये नाम हम कैसे याद करें, इसमें हमें व्यवहारवाद के अंदर ये नाम याद रखने हैं, संज्ञानवाद के अंदर ये हम क्या है एक एक यहाँ पे जो भी आपके पास नाम लिखे हैं, हम क्या है इन्होंने जो सिद्धांत दिए उनको क्या है हम एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि अधिगम के सिद्धांत आपके सिलेबस में सीधे तौर पे मेंशन कर रखा है, तो उसमें क्या है क्वेश्चन आना ही आना है। हमें क्या करना है, इन सिद्धांतों को बहुत भली प्रकार से पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे आप ये देखिए, एक लाइन यहाँ पे यह भी आप ध्यान रखो कि वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। वैसे क्या है व्यवहारवाद बन रहा है और वैसे ही क्या है वाटसन बनेगा। इस तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा बहुत रिलेट करके याद करोगे तो वहाँ पे आप एग्जाम में भी आप क्या है, यदि पहले शब्द को आप प्राथमिकता दे रहे हो, जैसे मैं क्या है शब्दों के साथ इसे जोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो आपको वहाँ पे दिमाग भी उसी वे में अप्लाई करना है। जब आप क्वेश्चन को हल कर रहे होगे तो आपसे पूछेगा व्यवहारवाद के जनक कौन होंगे, ठीक है, तो एक मान लीजिए ऑप्शन दे दिया वाटसन, थॉर्नडाइक, टॉलमैन, बंडूरा, इस तरीके का दे दिए, तो हमें देखना है कि इसका कौन से शब्द जो हमारे अकॉर्डिंग, जो हमने पहले कहीं ना कहीं इसको मैच किया है इसके साथ, ठीक है, ट्रिक बनाते वक्त, तो आपको उसी तरीके से दिमाग अप्लाई करना है कि यहाँ पे आपके पास वैसे वाटसन आ रहा है और यहाँ से वैसे व्यवहारवाद आ रहा है, तो ये दोनों शब्दों में एक संबंध हमें मिल गया। अतः इसको इस तरीके से याद रखोगे, पेपर में आपके दिमाग में जरूर क्लिक करेगा, घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए आप, अब ये हमें याद रख लेने, इसके एक एक सिद्धांत को हम क्या है बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये नाम हमें कैसे याद होंगे, किस तरीके से हम याद करें, तो ये बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है, आप बस देखते रहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम दिए थे,
वैसे तो क्या है, हमें पूरा पहले पढ़ करके सिद्धांत को उसके बाद ये नियम बताने थे, लेकिन पहले ही बता देते हैं ये नियम, उसके बाद हम सिद्धांत को पढ़ेंगे और उस सिद्धांत को भी उस सिद्धांत के निष्कर्ष के आधार पे क्या है ये नियम हमारे पास प्राप्त हुए। लेकिन इसको कई बुक्स में पहले भी बता दिया जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम पहले ही पढ़ देते हैं, तो बिल्कुल इसको क्या है सिंपल तरीके से समझा जा सकता है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, थॉर्नडाइक के नियम, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं और थॉर्नडाइक के गौण नियम कितने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं, 3। तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम जो हैं वो कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि सीखने के नियम किसने दिए। सीखने के सिद्धांत तो लगभग सभी ने दिए, लेकिन अगर सीखने के नियम पूछे तो आपको बताना है कि थॉर्नडाइक ने दिए। किसने दिए अभी, थॉर्नडाइक क्या है, अमेरिका का एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है और इसे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त है। ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, थॉर्नडाइक आएगा। ठीक है, जब हम थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे इसका सिद्धांत, तो तब हम क्या है इसके बारे में थोड़ी और डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि थॉर्नडाइक जो है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है और ये क्या है, इसने मुख्य नियम 3 दिए थे और गौण नियम 5 दिए थे। गौण नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्य नियम 3 दिए थे, वो कौन कौन से हैं। पहला नियम इसने दिया था तत्परता का नियम। ठीक है भाई, तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। तो लॉ ऑफ रेडीनेस, ये तत्परता का नियम क्या कहता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो तो उसको आपको क्या है, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ठीक है भाई, उसको आपके शारीरिक और मानसिक रूप से उस चीज़ सीखने के लिए आप क्या हो, तैयार हो, तभी वो चीज़ अच्छे से आप सीख पाओगे, बहुत बढ़िया ढंग से उसे सीख पाओगे यदि आप क्या है उसको सीखने के लिए तैयार हो। ठीक है, जैसे आपने रीट एग्ज़ाम देना है, तो रीट का एग्ज़ाम देने के लिए हमें क्या साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम क्या है उसके लिए यदि मेंटली पूरी तरह प्रिपेयर हों, तैयार हों, ठीक है, कि हमें पढ़ना है, बस एग्जाम को क्रैक करना है, हमारे अंदर थोड़ा जुनून हो, मोटिवेशन हो, तो वो आ जाता है हमारे पास तत्परता के अंदर। तत्परता मतलब हम अंदर से सीखना चाहते हैं, वास्तव में सीखना चाहते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी लक्ष्य उद्देश्य के लिए हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, इसको थोड़ा और नियम को विस्तार से समझा जा सकता है भाटिया के कथन से। ठीक है, ये भाटिया ने एक बात कही थी तत्परता के नियम के बारे में कि तत्परता या किसी काम के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। ये किसने बात कही थी, भाटिया ने बात कही थी। थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बाई चांस पूछा जाए तो हमें ध्यान रखना है। तत्परता या किसी काम के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। ठीक है, युद्ध को आधा विजय कर लेना, ये कहता है कि यदि आदमी खुद कोई चीज़ सीखने के लिए तैयार है तो मतलब आधा काम तो उसने कर लिया। ठीक है, जैसे आप क्या है रीट 2022 का एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, तो यदि आप क्या है अभी से सोच लेते हो कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ूंगा, तो मान लीजिए आपका आधा काम तो हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आधा काम है कि आप उन चीज़ों उस पर आप वर्क करते रहिए। ठीक है भाई, तो आपको थॉर्नडाइक जो है हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए बिल्कुल बहुत बढ़िया ढंग से बताता है। ठीक है, तो ये बातें आपको खास तौर पे याद रख लेनी है। उसके बाद हमारे पास तत्परता का संबंध परिपक्वता से होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि तत्परता का संबंध परिपक्वता से भी होता है। ऐसे नहीं कि आप क्या है 3-4 साल के बच्चे को आप कहो कि रीट की साइकोलॉजी हम पढ़ाने लग जाएं, तो पहले उसे परिपक्व होने दीजिए, उस स्टेज तक पहुंचने दीजिए। जब वो परिपक्व हो जाएगा फिर उसको पढ़ाइए, उसको सिखाइए, तब वो अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हम कहते हैं कि परिपक्वता जो है, परिपक्वता ये तत्परता का संबंध जो है वो परिपक्वता से होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात कि तत्परता का नियम क्या होता है कि खुद से तैयार होना किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, वही क्या है तत्परता। ठीक है, यानी तैयारी करना, सीखने के लिए तैयार होना, वही क्या है हमारे पास तत्परता का नियम है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि सीखने के लिए हमें दिल से इच्छा होनी चाहिए कि हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो वो सीखना हमारा क्या है ज़्यादा फायदेमंद होगा, ज़्यादा स्थायी होगा जो हमने अधिगम प्राप्त किया है। ठीक है भाई, इसमें आप एग्जाम्पल एक समझ सकते हो। जैसे बहुत सारी बुक्स में आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा कि मान लीजिए एक घोड़ा जो है उसको 30 जने, ठीक है, उसको 30 जने मजबूर करके, पकड़ करके, बांध करके तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि तुझे पानी पीना ही होगा। ठीक है, हो सकता है मजबूर करके उसे तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप पानी पीना ही होगा तुझे। ठीक है, तो वो पानी तभी पिएगा जब उसकी इच्छा होगी। तो इसलिए क्या है, थॉर्नडाइक कहता है कि जब आप सीखना चाहते हो, ठीक है, तभी आप सीख पाओगे। यदि आपको कोई मजबूरी में सिखा रहा है तो उस वजह से हमें उतना फ़ायदा नहीं होने वाला जितना हम अपनी इच्छा से सीख रहे होते तो उस समय हो रहा होता।
ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको नियम जो है तत्परता का आसानी से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, तत्परता का संबंध किससे होता है? परिपक्वता से होता है। ठीक है, भाटिया का कथन याद रखना चाहो तो रख सकते हो। ये हमारे पास मुख्य नियम में पहला नियम हमने पढ़ लिया थॉर्नडाइक का। उसके बाद देखिए थॉर्नडाइक जो दूसरा नियम देता है वो है हमारे पास अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है कि जब भी आप किसी चीज़ को सीख रहे हो तो उसके प्रति अब अभ्यास करते रहिए। ठीक है भाई, अभ्यास के द्वारा क्या है, किसी भी चीज़ को सीखा जा सकता है। ये हमें थॉर्नडाइक का दूसरा नियम बताता है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है भाई, एक्सरसाइज कीजिए। आप जिस भी चीज़ को सीखना चाहते हो उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, तो आप धीरे धीरे क्या है उसमें परफेक्ट हो जाओगे, आप बहुत उसे बढ़िया ढंग से सीख लोगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे थोड़ी सी शोर आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है भाई, क्योंकि इधर क्या है पास में कुछ शोर वगैरह हो रहा है, तो उसके आप थोड़ा एडजस्टमेंट कीजिएगा आप। तो यहाँ पे आप देखिएगा हमारे पास क्या है, तीसरा नियम जो है हमारे पास वो है पहले इसी की बात कर रहे हैं, दूसरे के अभ्यास का नियम। ये मैंने आपको बता दिया। ये क्या है 1930 में इसमें एक संशोधन भी किया गया और इसका नाम बदल करके अभ्यास के नियम से उपयोग व अनुप्रयोग का नियम कर दिया गया। ठीक है भाई, अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, मुख्य नियमों के अंदर शामिल है और 1930 में इसके अंदर संशोधन हुआ और संशोधन के द्वारा क्या है इसका नाम जो है वो बदल करके उपयोग व अनुप्रयोग का नियम कर दिया गया। यानी जो चीज़ें आपके जितना अभ्यास में आएंगी वो आपके लिए उतनी ही स्थायी हो जाएंगी, आपके लिए उतना ही बढ़िया हो जाएगा अधिगम। ठीक है भाई, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। उसके बाद तीसरा नियम है हमारे पास प्रभाव व परिणाम का नियम है। ठीक है, प्रभाव व परिणाम का नियम क्या कहता है, इसे हम संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं। प्रभाव व परिणाम का नियम या फिर इसे संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं। दरअसल ये पेपर में प्रभाव के नाम से जाना जाता है, प्रभाव का नियम इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा ज़्यादातर, प्रभाव का नियम। ठीक है भाई, तो प्रभाव व परिणाम का नियम या फिर संतोष व असंतोष का नियम एक ही बात है। आपको इस एक ही नियम के बारे में बात हो रही है, आपको ये समझना है इससे। अब ये नियम क्या है, वाशबर्न का पहले हम कथन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसको। वाशबर्न क्या कहता है, वाशबर्न ने जैसे यहाँ पे भाटिया ने एक कथन दिया था तत्परता के नियम के बारे में, वैसे ही क्या वाशबर्न ने एक नियम दिया प्रभाव के नियम के बारे में। ठीक है, तो जब किसी सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है तब सीखने में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि जब आपकी दिली इच्छा होगी किसी भी काम को सीखने के लिए तब वो ज़्यादा अधिगम जो है प्रभावी होगा। ठीक है, जब सामने वाले सीखने वाले की इच्छा नहीं है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, तो यदि आपके सीखने में आप इंटरेस्ट ले रहे हो, यदि आपकी इच्छा है कि हमें सीखना है, तो फिर वो अधिगम आपके लिए ज़्यादा स्थायी होगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन यदि आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप क्लास देख रहे हो तो वो आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं होने वाला। ठीक है भाई, तो ये बात किसने कही थी, वाशबर्न ने कही थी। अब प्रभाव का नियम, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्या है क्लास लग रही है और उसके अंदर किसी भी क्लास के अंदर एक टीचर पढ़ा रहा है और उसमें क्या है 1 घंटा पढ़ाने के बाद बच्चों के मुख पे क्या है हंसी है। ठीक है, वो हंसते हुए मतलब ऐसे खुश लग रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। ठीक है, उनको मतलब बढ़िया फील हो रहा है पढ़ने के बाद। और एक टीचर है जो क्लास से बाहर आ रहा है, तो उसकी क्लास में जाने के बाद बच्चों को देखा तो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल मायूस से बैठे हुए हैं, डरे डरे से। ठीक है, बोरिंग से, ठीक है, चिड़चिड़ा उनका स्वभाव बन चुका है। तो पहली वाली कंडीशन के अंदर अधिगम जो है वो सफल रहा। ठीक है, ज़्यादा प्रभावी रहा, क्योंकि जब एक टीचर पढ़ाने के बाद यदि बच्चे हंसते मुस्कुराते हैं, ठीक है, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो तब सीखना जो है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। तो यानी उसकी शिक्षण विधियां भी प्रभावी रही होंगी, तभी वो शिक्षण है वो क्या हुआ, प्रभावी हुआ। लेकिन दूसरी कंडीशन में जहाँ पे बच्चे चिड़चिड़ा स्वभाव लेके बैठे थे, उस कंडीशन में अधिगम को हम उतना प्रभावी नहीं कहेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रभाव का नियम क्या है, जो काम जितना ज़्यादा मतलब अधिगम जो है वो प्रभावी तभी होगा जब क्या है सामने वाला उसे सीखना चाहता है, उसके लिए वो फायदेमंद है। ठीक है, अधिगम जो है वो तभी प्रभावी होगा। तो ये बात आपको इस नियम में याद रख लेनी है। प्रभाव का नियम है, इसे परिणाम का नियम, यानी संतोष, यदि क्या है सीखने के बाद हमें क्या है संतोष मिलता है, हमें क्या है थोड़े मन में फीलिंग आती है कि बढ़िया है हमने सीखा, थोड़ा ऐसे ताजगी सी महसूस होती है। यदि आपने कई बार कुछ टॉपिक पढ़ते हो, आपको यदि समझ में आ जाता है पूरी तरह से, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाता है, तो फिर आपके अंदर एक क्या है कुछ फीलिंग सी आती है कि बहुत बढ़िया आज हमने कुछ कर लिया, हमने 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे तो मैं कर लूँगा। आपको एक कॉन्फिडेंस सा हो जाता है, आत्मविश्वास हो जाता है।
ठीक है। तो यदि वो आत्मविश्वास आपको महसूस हो रहा है तो वो हमें संतोष यदि प्राप्त हो रहा है तब तो अधिगम जो है वो प्रभावी है। यदि हमें असंतोष प्राप्त हुआ कि नहीं आज मज़ा नहीं आया इस क्लास में हमें देखने में, तो फिर क्या है वो अधिगम जो है वो ज़्यादा स्थायी नहीं रहेगा, प्रभावी नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है इसके अंदर। उसके बाद देखिए गौण नियम, गौण नियमों की बात करते हैं तो 5 दिए थे। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि थॉर्नडाइक के गौण नियम कितने हैं, 5 हैं। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें कौन कौन से 5 नियम हैं वो आप देखिए। पहला नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि जब भी हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं, यदि वो एक तरीके से नहीं सीखी जा रही, आप दूसरा तरीका अपनाइए, दूसरे से नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, इस तरीके से आप अलग अलग मेथड से उसे याद करते रहिए। जैसे साइंस को आपको क्या है पूरे कॉन्सेप्ट आप पहले याद करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा है फिर उसे ट्रिक्स में बदलिए। ठीक है, और नहीं हो रहा है फिर हमें एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ेगा, कैसे जैसे तैसे भी करके। तो जैसे भी आप रटाफिकेशन जैसे भी हम याद करना चाहें फिर उसे करना तो पड़ेगा ही हमें। ठीक है भाई, पहले हमने सब कुछ करके देख लिया, लास्ट में हम यदि उसको रट कर याद हो रहा है हमें तो उसको रट भी लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो है वो रटने पे भी सही होते हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब ये बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि यदि आप एक क्रिया करके आप किसी चीज को नहीं सीख रहे तो आप उसके प्रति अलग अलग क्रियाएं कीजिए, तो हो सकता है किसी क्रिया में आप क्या है उसे ज्यादा सीख रहे हो। तो ये है हमारे पास बहुप्रतिक्रिया, यानी अलग अलग क्रिया के द्वारा सीखना। दूसरा नियम क्या है, आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम क्या है, यदि आपने क्या है जैसे मान लीजिए आपने ये क्लास कहीं से देखी है, ठीक है, ये क्लास आपने कहीं से देखी है, पहले ही आपने देख रखी है, तो फिर आपके यहाँ पे क्या है, मान लीजिए मैंने बताया यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बताया वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ये आपके लिए नई बात थी, ये आपने पुरानी जो क्लास देखी थी कहीं पे भी आपने देखी, वहाँ पे आपने ये बात नोट नहीं की थी, अब आपने ये बात नोट कर ली और इसको क्या है पुरानी वाली आपकी क्लास जो आपने देखी थी उसके साथ जोड़ दिया कि ये बात भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी उसके साथ लिख लेते हैं। और अगली बार जब आप रिवाइज करोगे तो उसको इसके साथ ही पढ़ोगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो नया ज्ञान है, ठीक है, ये न्यू है और ये ओ फॉर ओल्डेस्ट मैंने लिख रखा है, यानी पुराना, न्यू और ओल्ड, यानी आपने जो नई जानकारी सीखी उसको क्या कर रहे हो आप पुरानी जानकारी के अंदर मर्ज कर रहे हो, यानी आप जोड़ रहे हो, पुरानी जानकारी के साथ आप जोड़ करके याद कर रहे हो। तो वो हमारे पास क्या है, आत्मसातीकरण है। क्या है, आत्मीकरण या फिर आत्मसातीकरण भी से कहते हैं। ठीक है भाई, आत्मीकरण यानी आत्मीकरण, यदि नए ज्ञान को जब भी हम सीखते हैं, कोई चीजें हमारे सामने नहीं आ जाती हैं तो हम उसको पुराने वाली नॉलेज के साथ जोड़ करके याद कर लेते हैं, वही क्या है आत्मीकरण का नियम कहलाता है। ठीक है भाई, ये हमारे पास आत्मीकरण का नियम। तीसरा है हमारे पास मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हो, आप उसको किस वे में सीख रहे हो, आपकी मानसिकता क्या है उसके पीछे, ठीक है, आपका दृष्टिकोण क्या है उसके पीछे, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है भाई, यदि आप सिर्फ इस चीज को इतना ही मान के कर रहे हो कि हमें कैसे जैसे तैसे भी करके रीट 2022 के एग्जाम में हमें अपने एक क्वेश्चन सही करना है, तो आपकी मानसिकता केवल वहीं तक है, आपका ज्ञान भी केवल हो सकता है कि वहीं तक रहे। ठीक है, उसके कुछ सप्ताह महीनों बाद क्या है आपको वापस भूल जाए। लेकिन यदि आप क्या है इसको, आपका दृष्टिकोण ये है कि मुझे इसमें परफेक्ट होना है, क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएंगे, मुझे क्या है इसको गहराई में जाकर के सीखना, बहुत बढ़िया ढंग से सीखना है, तो वो आपके लिए लंबे समय तक चलेगा, आप उसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो ये होता है मनोवृत्ति, यानी आपका कैसा दृष्टिकोण है। आप किसी चीज के बारे में जब भी सीख रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हो सकता है आपका दृष्टिकोण हो कि मतलब इससे समझ में नहीं आएगा, तो वो आपका पहले का दृष्टिकोण बन गया, तो फिर मैं कितना भी अच्छा समझा लूं आपको समझ में नहीं आने वाला। यदि आप ये मान के पढ़ोगे कि मुझे क्या है सीखना है और जो सामने वाला सिखा रहा है वो बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया मतलब समझाएगा, तो फिर क्या है आप निश्चित तौर पे क्या है उससे ज्यादा कहीं सीख पा रहे होगे। ये है हमारा मनोवृत्ति का नियम, यानी दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का नियम भी इसे कह देते हैं, अभिरुचि का नियम भी कह सकते हो आप, लेकिन ज्यादातर आपको क्या है मनोवृत्ति का नियम लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है भाई, उसके बाद चौथा है हमारे पास आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या है, जैसे मान लीजिए अधिगम हमें एक यूनिट दे रखी है, अधिगम पढ़िए आप, ठीक है, इसके अंदर अधिगम के सिद्धांत वगैरह सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अधिगम का अर्थ संकल्पना, ठीक है, इसकी विशेषताएं और इसमें प्रकृति वगैरह और इसके सिद्धांत वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, हमें इतना सब कुछ हम इकट्ठा तो याद नहीं कर सकते कि एक बार सबको पढ़ डाला और सब कुछ हमें याद हो गया एक बार में, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो फिर हमने क्या किया, हमने पहली वीडियो में हमने क्या किया, कुछ पार्ट छांटे, अलग अलग उनका वीडियो बना दिया, अधिगम का अर्थ, परिभाषाएं और इसकी विशेषताएं, वो हमने अलग वीडियो बना दिया। दूसरे में क्या किया हमने, दूसरे के अंदर हमने अधिगम के सोपान और उस पर क्या है परिपक्वता और अधिगम में अंतर, वो हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए।
उसके बाद नेक्स्ट हम जो क्रिया कर रहे हैं वो है हमारे पास अधिगम के सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर मैंने आपको थॉर्नडाइक के नियम वगैरह, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, ये अलग अलग चीजें समझा दी। और उसकी अगली जो हम क्रिया करेंगे आंशिक क्रिया, वो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर स्किनर का अलग अलग सिद्धांत पढ़ेंगे। तो एक कड़ी दर कड़ी क्या है, आप जोड़ते जाओ तो पूरा यूनिट जो है वो आपको क्या है याद हो जाएगी। एक एक टॉपिक करके आप याद करते जाओ तो पूरी यूनिट आपको क्या है याद हो जाएगी। तो ये बिल्कुल वैसे ही कहता है आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है, जब भी आज आप किसी पूरे टॉपिक को याद करना चाहते हो तो पूरे टॉपिक को एक साथ मत पढ़ो, उसको अलग अलग टॉपिक में बांट दो। ठीक है भाई, एक चैप्टर को, एक यूनिट को अलग अलग टॉपिक के अंदर बांटो, फिर उसमें से एक टॉपिक में सब टॉपिक्स बनाओ, फिर उसको अलग मतलब अच्छे ढंग से क्लियर करो। ठीक है, फिर उससे टॉपिक पे आओ और टॉपिक पढ़ते पढ़ते क्या है पूरी यूनिट कवर कर लो। ठीक है, वो ज्ञान आपके लिए ज़्यादा स्थायी होने वाला है। ठीक है भाई, तो चलिए छोटी छोटी क्रिया करके, छोटी छोटी चीज़ों को हम याद करके, कितना भी चाहे बड़ी बुक है हम उसको क्या है याद कर सकते हैं। ये हमें कौन बताता है, थॉर्नडाइक बताता है। कौन से नियम द्वारा हम याद कर सकते हैं, आंशिक क्रिया का नियम द्वारा याद कर सकते हैं। उसके बाद 5वां नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी, पहले आपने मान लीजिए कोई भी चीज़ पढ़ रखी है या आपने कुछ और क्रिया की, उसके कुछ समय बाद आप क्या है वैसी ही क्रिया दोबारा से करने लगो। ठीक है भाई, वैसी ही क्रिया दोबारा से करने लगो, उसे हम कहते हैं साहचर्य का नियम। ठीक है भाई, साहचर्य का नियम क्या है, जैसे मान लीजिए एक क्या है, कोई मान लीजिए एक औरत है, उसका मान लीजिए लड़के की डेथ हो गई, ठीक है, या विदेश चला गया, ऐसा कुछ मान लीजिए। तो अब वो क्या है उसे देख करके रो रही है। ठीक है, उसकी डेथ होगी, उसको लाश को देख करके रो रही है, मान लीजिए ऐसा। तो मृत शरीर को देख करके रो रही है। अब कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद वो धीरे मतलब कुछ महीनों के बाद वो अपने मस्तिष्क से उसके विचार जो है धीरे धीरे हटने लगेंगे। लेकिन अचानक से उसके सामने क्या है, वो फोटो आ जाती है उसके सामने उसके बेटे की, तो फिर से वो क्या है उसको रोना आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है साहचर्य का नियम। ठीक है, यानी आप पहले आपने क्रिया जैसी की थी वैसे ही आप कुछ समय बाद उसी क्रिया को आप फिर से दोहरा दो तो वो है हमारे पास फिर से रोने लग जाएगी। तो वो क्रिया जो हमारे पास क्या है साहचर्य का नियम के अंतर्गत आएगी। ठीक है, यानी जब हम एक क्रिया करते हैं कुछ समय बाद वैसी ही यदि क्रिया करें तो वो हमारे पास क्या है साहचर्य के नियम के अंदर काउंट होगी। तो उम्मीद है कि ये नियम आप बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर से आपको बता देते हैं, आपको ध्यान रखना है व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी में आपको ध्यान रखना थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल तथा गुथरी। ठीक है, और टॉलमैन, लेविन, गैने, बंडूरा, ये एक एक हम सिद्धांत आगे पढ़ेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों के नाम है जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम 3 है मुख्य नियम। ठीक है, तत्परता का नियम, दूसरा है हमारे पास अभ्यास का नियम, तीसरा है हमारे पास प्रभाव व परिणाम का नियम। ठीक है भाई, और गौण नियम 5 इसने बताए थे, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, और तीसरा है मनोवृत्ति का नियम, और चौथा आंशिक क्रिया का नियम, और पांचवा है हमारे पास साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हमें क्या है इतनी जो बोर्ड पे लिखी हैं ये तो हमें याद रखनी ही रखनी है। अब एक बात और बता दें आपको, ये जो आपको बता रहे हैं दरअसल ये मतलब कई YouTube चैनल का अध्ययन करने के बाद, कई बुक्स का अध्ययन करने के बाद, ठीक है भाई, मैंने क्या है रीट 2021 के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो है वो हल किए थे। उन्हीं प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं ये समझाने के बाद क्या है महत्वपूर्ण जो चीज़ें हो सकती हैं उनको मैंने क्या है यहाँ पे समाहित करने की कोशिश की है। तो निश्चित ही यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो यदि आप इतनी बातें जानते हो तो इससे बाहर भी यदि हटके भी क्वेश्चन जाता है तो आप अपने माइंड का उपयोग करते हुए क्या है कर पाओगे, आसानी से हल कर पाओगे यदि ये चीज़ें आपके दिमाग में मौजूद हैं तो। ठीक है भाई, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं चलिए दोस्तों, अब हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, 10 मिनट में ये सिद्धांत पूरा हो जाएगा। यदि आप ये वीडियोस देख लेते हो, थॉर्नडाइक के सिद्धांत से कोई भी क्वेश्चन आता है आपका कतई गलत नहीं होने वाला, ये आप मान सकते हो। ठीक है भाई, देखिएगा भाई थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कहता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है क्या, पहले हम वो देखते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के कुछ नाम हैं, ठीक है, इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है भाई, तो ये नाम तो आपको याद करने ही है। ठीक है भाई, ये नाम आपको याद करने हैं। पहला जो नाम है हमारे पास सुबंधवाद। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को सुबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, आवर्ती का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं, चयन का सिद्धांत कहते हैं,
और ठोस अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है भाई, ये आपको याद रखने हैं नाम। ठीक है, किसी भी नाम से ये सिद्धांत पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। दोबारा से फिर संबंधवाद, उद्दीपक अनुक्रिया, आवर्ती का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, चयन का, ठोस अधिगम और प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इसको याद करने के लिए मैंने यहाँ पे THCHAPS ये स्पेलिंग लिखी है। यदि ये आपको याद है तो आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, TH से हम बनाएंगे थॉर्नडाइक और TH से हम ठोस भी बनाएंगे, TH से ठोस। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? ठोस सिद्धांत दिया। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद C से हम बनाएंगे चयन का सिद्धांत, CH से चयन का सिद्धांत। ठीक है भाई, और A आ गया हमारे पास आवर्ती का सिद्धांत। ठीक है, P आ गया प्रयास एवं भूल का सिद्धांत और प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। यानी यहाँ से आपको दो नाम आपको यहाँ से पता चलेंगे। ये भी दो को इंडिकेट कर रहा है, TH भी दो को इंडिकेट कर रहा है, CH एक को इंडिकेट कर रहा है, A भी एक को, और P जो है वो दो को इंडिकेट कर रहा है, यानी प्रयास और त्रुटि और प्रयास और भूल का सिद्धांत। और S से क्या है हमारे पास? ऐसे आ जाता है हमारे पास संबंधवाद। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये नाम जो है वो आसानी से याद हो सकते हैं। अगर याद नहीं भी होते तो लास्ट समय तक, क्योंकि अभी हमें एक बार तो इसको पढ़ना नहीं है, कम से कम इसको हम 4-5 बार पढ़ेंगे। तो आप लास्ट में जाकर के देखिएगा, जब आप इसे 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको ये नाम जो है बिल्कुल आसानी से याद हो रहे होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पहली बार किसी भी चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब हम दूसरी बार पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से समझ में आने लगता है हमें। अब देखिए भाई, इसका पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक, और इसे क्या है, हम प्रथम अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। ये बात हम पीछे कर चुके हैं। प्रथम अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक पूछा जाए तो E.L. थॉर्नडाइक है। प्रथम अमेरिका के अंदर ये रहने वाले थे, और इनके ज़्यादातर प्रयोग जो हैं वो किस पे किए गए? पशुओं पे किए गए। किस पे किए गए? पशुओं पे किए गए। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इनके जो सिद्धांत है उसको हम SR थ्योरी भी कहते हैं। SR थ्योरी का मतलब S फॉर होता है स्टिमुलस और R फॉर होता है रिस्पॉन्स, यानी उद्दीपक। स्टिमुलस का मतलब हुआ उद्दीपक और R का मतलब रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब अनुक्रिया हुआ। ठीक है, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसे कहा जाता है। इसे हम शॉर्ट में SR थ्योरी भी कहते हैं। ये सिद्धांत कब दिया गया था? 1913 के अंदर दिया गया। हमें सन वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़े से याद कर लीजिए। 1913 में सिद्धांत दिया गया। इसमें ये जो है थॉर्नडाइक जो है ये क्या है, PhD कर रहे थे। PhD पे इनको शोध करना था, एनिमलों पे कुछ रिसर्च करके बतानी थी। और इनका शोध पत्र जो था, यानी शोध का जो विषय था वो था एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है भाई। उसके अंदर ये इन्होंने सिद्धांत का विवरण अच्छे से किया, जो बाद में चल करके है अधिगम के सिद्धांतों के रूप आज हम उसे पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, एनिमल इंटेलिजेंस क्या था? ये क्या है, थॉर्नडाइक जब PhD कर रहे थे तो उनका शोध विषय था एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए भाई, इसका जो पहले हम उद्दीपक और अनुक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप याद रखना चाहो तो अधिगम के नियमों और सिद्धांतों के जन्मदाता किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को माना जाता है। अधिगम के सिद्धांतों और नियमों के जन्मदाता भी कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक है भाई, ये थॉर्नडाइक आपको मुख्य तौर पे इन बातों का तो आपको थॉर्नडाइक के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद उद्दीपक की बात, अनुक्रिया की बात आती है, क्योंकि अभी हम क्या है उद्दीपक और अनुक्रिया पढ़ेंगे तो ये पूरी साइकोलॉजी के अंदर आपको उद्दीपक अनुक्रिया ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो उद्दीपक और अनुक्रिया का अर्थ हमारे क्या माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखिए भाई, सबसे पहले हम उद्दीपक को समझ लेते हैं। वह वस्तु या स्थिति जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। वह वस्तु या फिर स्थिति जो क्या है किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, यानी कोई ऐसी वस्तु हो सकती है या फिर ऐसी कोई स्थिति हो सकती है जो क्या है व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। जैसे मान लीजिए भूख, हमें भूख लगती है तो हमें क्या है कोई ना कोई क्रिया करनी पड़ती है, भोजन ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो हम भोजन को खाते हैं, वो तो हमारी क्या है अनुक्रिया है। और जब हम भोजन जो है हमारे पास वो क्या है, वो एक उद्दीपक की तरह है। यानी जब भी हमें भोजन दिखाई देगा, हमें भूख लगी होगी तो हमारा मन करेगा कि इसको खाना चाहिए, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। तो जो चीज़ हमें प्रेरित कर रही है वो है हमारे पास उद्दीपक, और जो हम उसके प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है अनुक्रिया है। ठीक है, उसे अनुक्रिया कहते हैं। उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य, यानी जो भी हम भोजन को पाने के लिए जो भी कार्य करेंगे वही क्या है हमारे पास अनुक्रिया है। ठीक है भाई, ये बात उद्दीपक और अनुक्रिया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए बिल्ली, इसने क्या है थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किए, चूहों पे व मुर्गियों व मछलियों पे प्रयोग किए। ठीक है भाई,
इसने बिल्ली पे, चूहे पे, मुर्गियों पे, मछलियों पे प्रयोग किए, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जिसको याद रखना है, थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किए, तो किस पे किए थे, बिल्ली पे किए। ठीक है, इनका बिल्ली पे किया हुआ प्रयोग जो है वो सर्वाधिक क्या है, प्रसिद्ध हुआ, तो इसलिए हमें क्या है, बिल्ली को हमेशा याद रखना है। ठीक है भाई, थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पाल रखी थी, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है भाई, थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पाल रखी थी, बिल्ली पे इसने प्रयोग किया। थॉर्नडाइक बिल्ली, चूहों व मुर्गियों व मछलियों पे प्रयोग किए, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग प्रसिद्ध हुआ बिल्ली पे। ठीक है, बिल्ली पे, अब बिल्ली पे कैसे प्रयोग किया गया, कौन सा प्रयोग था, वो किस तरीके से था, उसको हम डिटेल चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्या है, एक चित्र दिखाऊंगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको साइड में इधर चित्र दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हो कि एक पिंजरा है हमारे पास, एक बॉक्स है, पिंजरा है। उस पिंजरे के अंदर क्या है, एक लीवर लगा हुआ है। लीवर का मतलब क्या है, एक ऐसा स्विच कह सकते हो जिसे यदि हम दबा दें तो वो पिंजरे का गेट जो है वो खुल जाता है। ठीक है, और बिल्ली बाहर आ सकती है। थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक भूखी बिल्ली ली। ठीक है, भूखी बिल्ली ली, क्योंकि भूखी बिल्ली लेना, भूखी बिल्ली होगी तभी वो भोजन के प्रति रिस्पॉन्स दे पाएगी, अनुक्रिया कर पाएगी। अगर बिल्ली जो है वो पहले से क्या हष्टपुष्ट है तो फिर वो भोजन के प्रति अनुक्रिया नहीं करेगी। तो इसलिए क्या है, एक भूखी बिल्ली ली गई, उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया, और पिंजरे में एक ऐसा लीवर लगा हुआ है जिसको क्या है, दबाते ही यदि बिल्ली उस पर बाई चांस भी अपना पैर, पंजा रख दे तो वो गेट जो है वो क्या है, ओपन हो जाएगा, अतः बिल्ली जो है वो बाहर आ सकती है। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, बिल्ली को पिंजरे के अंदर, भूखी बिल्ली को बंद कर दिया गया थॉर्नडाइक ने, और थॉर्नडाइक ने इसके सामने प्लेट के अंदर तली हुई मछलियाँ या फिर मछली रख दी कोई भी। ठीक है भाई, मछली रख दी। अब मछली को देख करके पिंजरे से बाहर रखी मछली। ठीक है भाई, मान लीजिए ये हमारे पास, इधर आपको दिख रहा होगा इस चित्र में, यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, पिंजरे के अंदर बिल्ली है। यहाँ पे बना लेते हैं इसे, मान लीजिए ये पिंजरा है और ये यहाँ पे कहीं बिल्ली है। ठीक है, इसके अंदर जो सलाखें वगैरह लगी हुई हैं, इसके अंदर एक लीवर भी, स्टंट भी यहाँ पे लगा हुआ, मान लेते हैं ये वाला स्टंट है। ठीक है, अभी चित्र वगैरह पे मत जाइएगा। ठीक है, ये कैसे बना है, तो ये हमारे पास क्या है, एक मान लीजिए लीवर है, इसको हम कह देते हैं लीवर, और ये हमारे पास क्या है, बिल्ली है। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या है, इसने एक क्या, मछलियों का टुकड़ा रख दिया, मछलियाँ यहाँ पे पड़ी हुई इस क्या है, बर्तन के अंदर। अब बिल्ली जब भूखी है तो उसको क्या है, मछली दिख रही है आगे सामने। अब वो क्या है, इसको पहले तो इन क्या है, सलाखों से बाहर अपने पंजे निकाल के इस तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इन सलाखों से पंजे अपने बाहर निकाल के पिंजरे के, आप अपने इमेजिनेशन में लाइए कि भूखी बिल्ली है, उसको पिंजरे में बंद किया गया, उसमें क्या है, उस पिंजरे से बिल्ली जो है वो बाहर उस कटोरी तक पहुंचना चाह रही है जिसमें मछलियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि बिल्ली भूखी है। तो लेकिन क्या होता है कि बिल्ली यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी दूर रखी हुई है। तो फिर बिल्ली इधर उधर क्या है, पंजे मारती रहती है अपने, कभी इस दीवार पे पंजा मारा, कभी इस पे, कभी ऊपर, कभी नीचे, उछल कूद मचाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बिल्ली है, ये भूखी है, तो ये जो उछल कूद कर रही है, पंजा मार रही है, इधर उधर बाहर जाने की कोशिश कर रही है, तो ये इसकी विभिन्न अनुक्रियाएं हैं, जिसको हमने एक को R1 कह दिया, मान लीजिए उछल रही है, उस क्रिया को हमने R1 कह दिया। ठीक है, बाहर जाने की कोशिश कर रही है, R2 कह दिया। इसी तरीके से R3, R4 ऐसे बहुत सारी अनुक्रियाएं करती है। तो इस तरीके से क्या है, बिल्ली अनेक अनुक्रिया करती रहती है। उसके बाद क्या है, बाई चांस उसका पंजा जो है वो किधर चला जाता है, इस लीवर के ऊपर, और लीवर दब जाता है, जिसके कारण ये गेट ओपन हो जाता है, बिल्ली भाग के इस भोजन तक पहुंच जाती है। बिल्ली भोजन तक पहुंच गई। ठीक है, फिर थॉर्नडाइक ने क्या किया, वापिस से बिल्ली को पकड़ा और इस पिंजरे में डाल दिया, वापिस से इस पिंजरे में डाल दिया। फिर क्या है, बिल्ली कुछ अनुक्रिया करने के बाद, मान लीजिए पहले 10 अनुक्रिया करने के बाद लीवर दबा था, तो अब धीरे धीरे क्या है, 7वीं या 8वीं अनुक्रिया में ये लीवर दब जाता है उससे। ठीक है, फिर बिल्ली भाग के बाहर जाती है, उसको खाती है कुछ एक टुकड़ा, फिर उसको थॉर्नडाइक पकड़ के अंदर डाल देता है। इस तरीके से क्या है, धीरे धीरे ये प्रयोग बार बार करने से एक बार ऐसी कंडीशन आई कि बिल्ली को जैसे ही थॉर्नडाइक ने इसके अंदर रखा, तो बिल्ली ने झट से क्या है, ये सीधा, बाकी कोई अनुक्रिया नहीं की, सीधा ही लीवर को दबाया और बिल्ली बाहर आके भोजन को खा रही है, मछली को खा रही है। समझ पा रहे हो, यानी धीरे धीरे अनुक्रियाएं, जो गलत अनुक्रियाएं थी, उनकी संख्या कम होती गई, और लास्ट में एक कंडीशन ऐसी आई कि सीधा उसने लीवर ही दबाना सीख लिया, सीधा लीवर दबाया, भाग के बाहर आई और भोजन प्राप्त कर लिया। ठीक है भाई, इस तरीके से थॉर्नडाइक ने फिर क्या है, इन सबको प्रयोग को समझते हुए थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए थे। ठीक है, जिसमें तत्परता का नियम, यानी बिल्ली जो है वो पहले से भोजन को खाने के लिए तैयार थी। ठीक है,
यदि बिल्ली का पेट भरा हुआ होता तो फिर तो वो शायद कम अनुक्रियाएं करती। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमारा सीखने के प्रति पहले हमें तैयारी भी करनी पड़ती है, तैयार होना पड़ता है, तत्पर होना पड़ता है। दूसरा, हमने अभ्यास का नियम पढ़ा। बिल्ली ने बार बार क्या है, अभ्यास के द्वारा क्या है, लिवर को दबाना सीख लिया। प्रभाव का नियम पढ़ा। भोजन की जगह मान लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा रखा होता तो उस पर उतना इफेक्ट नहीं डाल पाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसके संबंधित हमें क्या है, यहाँ पे उद्दीपक रखना पड़ता है, तभी उसके जैसी हम अनुक्रिया कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से पूरे प्रयोग को समझने के बाद थॉर्नडाइक ने नियम बताए थे, जिसे हम क्या है, मुख्य और गौण नियम कहते हैं। अब ये जो पूरे प्रोसेस हमने प्रयोग समझा, ठीक है, इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या बनता है, यानी इसको शिक्षा के क्षेत्र में हम किस तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कुछ 3-4 पॉइंट आपको खास तौर पे याद रखने हैं। बाकी आपको वो नियम तो याद रखने ही रखने हैं, लेकिन ये 4-5 पॉइंट आपको और भी ध्यान में रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो थॉर्नडाइक के अनुसार ये प्रयोग किस पे किया जा सकता है, किनको सिखाने में ये ज़्यादा हेल्प करेगा, तो वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। शैक्षिक निहितार्थ का मतलब होता है एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन। ठीक है भाई, यानी जो शिक्षा के क्षेत्र में हम इसका क्या लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहला आप देखिए, पहला है हमारे पास छोटे व मंदबुद्धि बालकों के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। छोटे और मंदबुद्धि बालक होते हैं, ठीक है, छोटे बालकों को क्या है, आप क्या करते हो, जब भी उनको सिखाना होता है, मान लीजिए जब आप शिक्षक बन जाओगे तो आप उसको कैसे सिखाओगे, तो वहाँ पे क्या है, हमें थॉर्नडाइक का नियम लगाना पड़ेगा। यानी कोई भी बच्चा अपने आप में पहली बार में नहीं सीख जाएगा। ठीक है, उसको क्या है, वापस से उसी नियम का उपयोग करके उसके ऊपर अब आप क्या प्रैक्टिस करवाते हो। अभ्यास का नियम वहाँ पे लगता है। जैसे आप उसे कै बना के दे देते हो तो वो कै के ऊपर क्या है, बार बार ऐसे चलाता रहेगा, अभ्यास करता रहेगा। अभ्यास के द्वारा क्या है, सीख जाता है। मंदबुद्धि बालक, जिनको जो मंदबुद्धि हैं, जो थोड़ा कम सीख सकते हैं, उनके लिए भी ये उपयोग, यानी प्रैक्टिस करना बार बार, ठीक है, दोहरान करना, उनके लिए भी ये क्या है, बेनिफिशियल है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि छोटे और मंदबुद्धि बालकों के लिए ये प्रयोग बहुत ज़्यादा लाभदायक है। दूसरा क्या है, परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है। यानी जब भी आप किसी भी काम को सीखने के लिए बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार अभ्यास कर रहे हो, तो आप जो परिश्रम मेहनत कर रहे हो उसके प्रति आपको आशा का संचार होगा। मतलब मेहनत करना आपका बेकार नहीं जाएगा, लास्ट में आप उसे सीख पा रहे होगे। तो सीखना आपको क्या है, अंदर से प्रेरणा देगा कि हम किसी भी काम को अभ्यास के द्वारा सीख सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरा क्या है, सीखा गया कार्य या ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिया के द्वारा सीख रहे हैं। ठीक है भाई, क्रिया के द्वारा सीख रहे हैं, क्रिया करते हुए, यानी हम उसमें खुद इन्वॉल्व होकर सीख रहे हैं। बिल्ली जो है वो खुद इसके अंदर पार्टिसिपेट करके, यदि बिल्ली को हम सीधा ही लीवर दबाना सिखाते तो नहीं सीखती, लेकिन उसने खुद क्रिया करके इसको सीखा, तब उसके लिए ये जो कार्य है वो या अधिगम है वो ज़्यादा स्थायी हो गया। ठीक है भाई, उसके बाद सीखने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, ये तो हम बता ही चुके हैं पहले भी। अनुभव का लाभ अन्य परिस्थितियों में उठाना। ठीक है भाई, अब अनुभव का लाभ एक से ज़्यादा परिस्थितियों में हम ले सकते हैं। कैसे, मान लीजिए बिल्ली को क्या है, हमने ये लीवर दबाना यहाँ पे सीख गया। अब इस लीवर को यदि हम यहाँ पे ले आएंगे ना, इस लीवर को यहाँ पे, तो बिल्ली अब यहाँ पे अटैक किए बिना यहाँ पे इस लीवर को यहाँ पे दबा देगी। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे लीवर को दबाना सिखाया था, लेकिन लीवर को चेंज करते क्या है, ये रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगी, या हो सकता है हमने बॉक्स को चेंज कर दिया तो उसमें भी बिल्ली जो है वो कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही होगी। तो ये है एक परिस्थिति से क्या है, हम अन्य परिस्थितियों में जब लाभ लेते हैं तो वो भी किसके अंदर काउंट होता है, थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों के अंदर, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अंदर काउंट होता है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगी। इतने फैक्ट्स जो हैं आपको किसी भी एक वीडियोज़ में नहीं मिलने वाले। ठीक है, किसी भी टीचर की आप वीडियोज़ देखोगे तो आपको ये सारे फैक्ट्स, आपको कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पे बहुत यूनिक लगी होंगी। ठीक है भाई, तो आपको क्या है, ऐसे ही सारे सिद्धांत हम डिटेल से पढ़ाएंगे, उसके बारे में हम पूर्णतः चर्चा करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। अब आप इस पे जो भी आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, या फिर आपके पास सीटेट वगैरह जो सॉल्वर पेपर होते हैं, आप कोई भी एग्जाम के जो पूछे गए क्वेश्चन है आप उनको लगा के देखिएगा, तो बिल्कुल आप आसानी से उन क्वेश्चनों को बना पा रहे होगे, कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं आने वाली। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए इसे, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पे हम रेट 2022 के लिए साइकोलॉजी, और लेवल 2 और लेवल 1 के लिए मैथ्स, और लेवल 2 के लिए साइंस का जो पोर्शन है उसको हम पूर्णतः निःशुल्क अपलोड करने की कोशिश करेंगे।
और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो हमारे नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।